खिदमत में हाजिर है और तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। सामीन मोहतरम, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज प्रेस फ्रीडम डे यानी आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और ये दिन हर साल आज ही के दिन यानी 3 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। रेडियो पाकिस्तान गिलगित के स्टूडियोज़ में हमने इस दिन के हवाले से खुसूसी मुज़ाकरे का एहतमाम किया है। गिलगित बल्तिस्तान में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल और यहाँ आज़ादी सहाफ़त की क्या सूरत हाल है और सहाफ़ियों की फिर क्या ज़िम्मेदारी बनती है, ख़ास करके आजकल के हालात के तनाज़ुर में हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। हमारे पहले मेहमान मोहम्मद ताहिर राना साहब, आप सीनियर सहाफ़ी है और सदर प्रेस क्लब गिलगित है। प्रेस क्लब के सदर बनने के बाद पहली मरतबा हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं, तो ताहिर राना साहब को हम खुश आमदीद भी कहते हैं और साथ साथ रेडियो पाकिस्तान गिलगित के सामीन की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। हमारे दूसरे मेहमान फ़हीम अख्तर साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप कॉलमिस्ट हैं और सीनियर सहाफ़ी है, अच्छे लिखते हैं और अच्छे बोलते हैं। रेडियो पाकिस्तान गिलगित के सामीन से आप गाहे बगाहे मुखातिब होते हैं, तो बहुत शुक्रिया दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को आज के इस खुसूसी मुज़ाकरे में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा पहला सवाल फ़हीम अख्तर साहब से होगा, क्योंकि आज का जो दिन है और इसका थीम भी मेरे हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त ग्लोबल एक मरकज़ी थीम रखा गया है कि नई दुनिया में रिपोर्टिंग और मसनूई ज़हानत का आज़ादी सहाफ़त और मीडिया पर असरात। और आजकल के दौर को मसनूई ज़हानत का दौर कहा जाता है। और अब चूँकि सहाफ़ी ने अपना जो रिपोर्ट है या ख़बर है उसको तहक़ीक़ की बुनियाद पर और एक मुस्तनद ख़बर देनी है, अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की को इस्तेमाल करे तो इसके रिपोर्टिंग के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब आपका। रेडियो पाकिस्तान गिलगित का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने आज जो सहाफ़त का प्रेस फ्रीडम का आलमी जो दिन है उसको मनाने में अपना किरदार भी अदा किया है। और इसी सिलसिले में आज ये प्रोग्राम भी रखा है ताकि हम अपने ख़यालात का यहाँ पे इजहार कर सकें। और बुनियादी तौर पे जो प्रेस फ्रीडम डे है, ये थोड़ी सी मैं मालूमात के साथ में अगर बात करूं तो ये अफ्रीकन न्यूज़पेपर्स की जानिब से इनिशियली एक डिक्लेरेशन दी गई थी कि प्रेस का फ्रीडम कैसा होना चाहिए। उसी को एडॉप्ट करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने 1991 से इसको बाज़ाब्ता तौर पे दुनिया भर में मनाने का सिलसिला शुरू किया है और इस दिन को सहाफ़त का आलमी दिन या प्रेस फ्रीडम का दिन मनाने का एहतमाम किया है। अगर ये जो आपने सवाल रख दिया है, इससे पहले हम इसके अगराज़ मकासद की तरफ भी अगर हम जाएँ तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए स्पेशली तौर पे सहाफ़त का बहुत बड़ा किरदार होता है, जहाँ पे आपका जमहूरी सफ़र एक मानी रखता है और बहुत सारे अज्जा मिलके एक मरहलावार एक सफ़र के अंदर रहते हुए अपने निज़ाम को मजबूत करते हैं। वहीं पे सहाफ़त का भी ताल्लुक़ उसी तरीके से मरहलावार चीज़ों को आगे लेके बढ़ता है और उस सोसाइटी को मजबूत करते हुए उसके ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसके अंदर ह्यूमन राइट्स की अवेलेबिलिटी के लिए और उसके जो ताकतवर हलके हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी के लिए अपना किरदार अदा करता है। अगर हम जदीद दौर की मीडिया के ऊपर हम बात करें तो बुनियादी तौर पे जो हमारी सहाफ़त बाज़ाब्ता तौर पे शुरू हुई है वो हमारा जब 15वीं सदी में जब प्रिंटिंग प्रेस का ईजाद हुआ, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ था और चलते चलते आज AI के दौर तक पहुँच गई है। और अगर गिलगित बल्तिस्तान की हम बात करें तो मैं तो कहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान ने सहाफ़त कोई जो उरूज का सहाफ़त था वो 10-12 सालों में ही देखा है, क्योंकि 2008-10 तक हमारे गिलगित बल्तिस्तान में अखबारात इस्लामाबाद से आते थे। हम 2 दिन बाद खबरें पढ़ते थे, 2 दिन बाद रोते थे और 2 दिन बाद हंसते थे। तो ये सिलसिला हमारा 2008-10 तक जारी रहा और 2008 के बाद से गिलगित बल्तिस्तान में बाकायदा प्रिंटिंग प्रेस लगना शुरू हो गए और अखबार मकामी तौर पे छपना शुरू हो गया।
یہ سفر جا کے ہمارا جو اخبارات کا عروج رہا وہ تقریباً 10 سال 12 سال میکسیمم رہا، اور اس کے ساتھ ہی ہم بھی شفٹ ہو گئے ڈیجیٹل دنیا کی طرف، اور ڈیجیٹل دنیا میں آتے ہی ہم نے قدم رکھ کے دیکھا تو یہاں پہ اے آئی نام کی ایک چیز آ گئی تھی. لیکن یہ چیز اگر گلگت بلتستان یا صرف صحافت سے ہم ریلیٹ کر کے دیکھیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اس کا امپیکٹ دنیا کے ہر اس شعبے کے اوپر موجود ہے جہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ ٹیکنالوجی کا اثر ہوتا ہے. اور صحافت تو ہے ہی ایسا شعبہ جس کا دار و مدار ہی ٹیکنالوجی کے اوپر ہے. اگر پرنٹنگ پریس کی ہسٹری بیچ سے ہم نکالیں گے تو دنیا میں صحافت نہیں بچتی ہے. صحیح بات. تو اسی وجہ سے اے آئی کا جو دور آ گیا ہے اس کو کسی بھی حوالے سے ہم نہ اگنور کر سکتے ہیں نہ اس کو الگ کر سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ اس کے اندر رہتے ہوئے صحافتی اخلاقیات کا ایک نئے انداز میں تعین کرنا وقت کی ضرورت بن گئی ہے. یہ صحافیوں کے ہاتھ میں بھی اس وقت اے آئی ہے تو عام آدمی کے پاس بھی ہے، ہر ایک کے پاس. لیکن لے دے کے آخر میں اگر آپ کو کہیں پہ ذمہ داری کا احساس نظر آئے گا تو میرے خیال میں وہ صحافیوں کے پاس ہی نظر آئے جی گا. بالکل. اس اے آئی کے حوالے سے مزید ہم آگے بھی گفتگو کریں گے. ہم گلگت بلتستان کی طرف آتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں یہاں کی صحافت کے حوالے سے؟ یقیناً چیلنجز تو پوری دنیا کے اندر صحافیوں کو بہت زیادہ ہے. تو طاہر رانا صاحب، گلگت بلتستان کے اندر کیا ایسے مسائل ہے جو چیدہ مسائل جو صحافی اس وقت فیس کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو واجد صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج کے دن کی مناسبت سے دعوت دی اور یہاں بولنے کا موقع دیا. یقیناً آج پوری دنیا میں صحافت کی آزادی کا دن منایا جا رہا ہے، اور اس شعبے سے وابستہ جو پیشہ ور صحافی ہیں، خاص طور پہ ہمارے وہ صحافی جنہوں نے اس شعبے کے لیے گران قدر خدمات انجام دیے، اور پھر ان کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے آج کے دن جنہوں نے اس شعبے کے لیے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کیا. اور دوسری طرف اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں اسپیسیفکلی، اگر آپ کے سوال کی طرف میں آؤں تو گلگت بلتستان کے صحافیوں کو پاکستان بھر کے دیگر صحافیوں سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. یہاں پہ نہ تو اس طرح کے وسائل ہیں، نہ تو ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پہ صحافیوں کے حقوق کا تحفظ یقینی ہو سکے، لیبر قوانین کو انشور کیا جا سکے. پھر دوسری طرف قانون سازی کے بہت سارے ایشوز ہیں. ہماری بہت ساری چیزیں جو ہے وہ قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے، اور پھر کئی ایسے مسودے ہیں جو کہ زیر التوا ہیں، اور کئی ایسے مسودے ہیں جو اسمبلی سے ان کا پاس ہونا بہت ضروری ہے. پھر انڈومنٹ فنڈ کی اگر ہم بات کریں تو سابقہ حکومت نے ڈیولپمنٹ فنڈ سے 10 کروڑ کا ایک اعلان تو کیا تھا، لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود یہاں پہ اس کو انشور نہیں کیا گیا، بلکہ آج تک وہ اس کا صحافیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. ایکریڈیشن کارڈ کے ایشوز ہیں کہ یہاں ہیلتھ انشورنس کی بات کریں، پھر دیگر صحافیوں کے مسائل کی بات کریں تو آپ کے جو یہ جو انڈومنٹ فنڈ ہے اگر وہ پچھلے سال اگر اعلان ہوا تھا اور اب تک اگر مل جاتا تو بہت سارے مسائل تو اس میں حل ہو جاتے. آج بھی بات ہو رہی تھی کہ پورے گلگت بلتستان میں اگر پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے علاوہ اگر دیگر جو جن کو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان سب کو بھی اکٹھا کریں تو پورے گلگت بلتستان میں کوئی 400-500 ہی لوگ ہوتے ہیں. 400-500 لوگوں کو، صحافیوں کو مینیج کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں جو ہمارے فورمز ہیں خاص طور پر ہم انشاءاللہ اس پہ کوشش بھی کریں گے، چونکہ ہماری ریسنٹلی ذمہ داری لگی ہے پریس کلب کی، اور گلگت یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ مل کے ہم پوری کوشش کریں گے. اور ہمیں امید بھی ہے حکومت سے، اور خاص طور پہ آج ہمارے پریس کلب میں ایک تقریب بھی منعقد ہوئی اور اسپیکر گلگت بلتستان سمیت مختلف جو امجد حسین ایڈوکیٹ یا آپ بات کریں جاوید منوا صاحب، ان کی شرکت رہی. معاون خصوصی اطلاعات ایمان شاہ صاحب وہاں تھے، ترجمان صوبائی حکومت فیض اللہ فراق صاحب تھے. تو وہ صاحبان تشریف لائے، ان کا شکریہ. اور انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم انشاءاللہ مستقبل میں، اور اس کو جینون اور پریکٹیکل بنیادوں پہ، ایسا نہیں ہے کہ آپ وعدے اور دعوے تو کریں اور اس کے بعد پھر
कहानियाँ हों और फिर एक साल बाद हम बैठकर वही बात कर रहे होंगे। लेकिन हमें उनकी लाइन और लेंथ से यही लग रहा है कि शायद अगले हफ्ते तक हमारी एक बैठक होगी और ये जो जितने भी कानूनसाजी के इश्यूज़ हैं वो भी हल होंगे और इंडोमेंट फ़ंड के हवाले से भी इंशाल्लाह पेशरफ्त। आपका कहना है कि बेहतरी की तरफ जा रही है और हुकूमत भी इसमें दिलचस्पी ले रही है। तो फ़हीम अख्तर साहब, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पहले इदारे नहीं थे, अब चूँकि जो प्रेस इंफॉर्मेशन का जो डिपार्टमेंट है IDGB बना है, तो इसके बनने के बाद मेरे ख़्याल में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सहाफ़ियों को इश्तिहारात के हवाले से, चूँकि अखबारात और दीगर जो इदारे हैं वो इश्तिहारात से ही चलते हैं और सहाफ़ियों को तनख्वाह या मराद जो है ना वहीं से मिलते हैं, तो इससे काफ़ी बेहतरी आई है। और GB के अंदर हम समझते हैं कि GB की हुकूमत भी, हर हुकूमत ने अपने दौर में काफ़ी कोशिशें, काफ़ी बेहतरी की हैं सहाफ़त के हवाले से। मेरा ख्याल से अगर मैं इस पर बात करूँ तो इश्तिहार बुनियादी तौर पे लेन देन का काम है। आप गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो या किसी भी एक गैर सरकारी तंजीम के लिए भी अगर अपने अखबार में या इदारे में स्पेस देते हैं तो वो बेचते हैं उनको। आप उस बेचने की मद में वो आपको कैसे फैसिलिटेट करता है, कैसे अकोमोडेट करता है, ये दो इदारों के बीच का एक चैप्टर है। गिलगित बल्तिस्तान में जो बड़ा चैलेंज हमारे लिए है वो हमें पिछले साल इंकशाफ हो गया कि हमारा जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसके रूल्स ही नहीं बने थे। तो आप 10 साल सुबाई स्टेटस एंजॉय करके ऊपर सेक्रेटरीज बिठा के नीचे डायरेक्टरेट बिठा के 10 साल के बाद जाके आपको पता चलता है कि आपके रूल्स ही नहीं बने हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इदारा नया है तो जाहिर है वो आहिस्ता बनने में टाइम लगता है। हमारा सुबह भी तकरीबन इतना ही बालिग है या इतनी ही उसकी मैच्योरिटी है जितना इस डिपार्टमेंट की है। तो ये इतना कोई बहुत बड़ी कोई रीजनिंग नहीं है कि बिल्कुल नया है। मसला सिर्फ ये है कि यहाँ पे इख्तियारात मिलने के बावजूद इख्तियारात इस्तेमाल क्यों नहीं होते, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के हवाले से हम बात करें या मजमूई तौर पे अगर हम इस शोबे के हवाले से हम बात करें तो मैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली को पिछले 10 साल से मैं कवर कर रहा हूँ और 10 सालों में मैंने आज तक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कोई बिल फ्लोट होते हुए असम्बली में मैंने नहीं देखा है। तो उस बिल फ्लोट होने वाली सिचुएशन के अंदर जो सहाफ़ियों की सेफ्टी के इश्यूज़ हैं, सहाफ़ियों के जिस तरीके से हमारे सदर साहब ने कहा कि उनके एंडोमेंट के इश्यूज़ हैं, उनकी जॉब सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, उनकी दीगर वेलफेयर के जो इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। खुसूसी तौर पर पिछले 5 सालों के अंदर तो हमारा बिल्कुल किसी भी किस्म का काम नहीं हुआ है। एक बिल प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पे जावेद मनवा साहब ने असम्बली में पेश किया था, वो चूँकि प्राइवेट मेंबर था गवर्नमेंट ने ऑन नहीं किया, उसको ऑन नहीं करके प्राइवेट मेंबर के तौर पे लाया तो उसको फॉर्मल प्रोसेस के लिए दोबारा डिपार्टमेंट्स को भेज दिया गया कि आपकी क्या राय है इसमें, कि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितनी आ सकती है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स कितनी ज़रूरत हो सकती है। वो लेटर लॉ डिपार्टमेंट से दोबारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को गया, गायब हो गया। ठीक, तो ये छोटे जाहिर है छोटे बड़े इश्यूज़ हैं, तो आप क्या समझते हैं इनका हल क्या है? आप गवर्नमेंट को कैसे आप मशवरा देंगे कि वो इन चीज़ों को जल्दी सहाफ़ियों के मुफाद में वो चीज़ें आगे लेके आए? देखिए, इस हवाले से एक अच्छी चीज़ भी है कि हमारी जितनी हमारे मौजूदा वज़ीर आला साहब से हाजी गुलबर साहब से इस हवाले से स्पेसिफ़िकली जितनी मुलाकातें हो गई है उसने अपना कुशादा दामनी का इजहार किया है। उसने हमें कहा कि जितनी आपकी डिमांड्स होंगी, जो भी मॉडल कहीं पे भी अडॉप्टेड है तो उसको लेके आ जाओ। क्लरिकल चीज़ों की वजह से ये चीज़ें इस तरफ ख़राब हो रही है। जो हमारे पेंडिंग इश्यूज़ मौजूद है कानून साजी की शक्ल में, रूल्स की शक्ल में या इदारा जाती इस्लाहात की शक्ल में, हमारे रूल्स बनने हैं डिजिटल मीडिया के हवाले से, हमारे रूल्स बनने हैं अखबारात की नई पॉलिसी के हवाले से, वो सारे के सारे पेंडिंग में पड़े हुए। मेरे ख्याल से अगर फौरी तौर पे उनको भी निकाल दिया जाए और मंजूर किया जाए मुतल्लिका फोरम से तो भी बहुत बड़ी जो बड़े मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे यकीनन। ताहिर राना साहब, यकीनन जहाँ पे हम हुकूक की बात करते हैं या आज़ादी की बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी भी आती है। तो सहाफ़ियों की आप क्या समझते हैं आजकल के हालात के तनाजुर में ख़ास तौर पर, और बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों की क्या ज़िम्मेदारी बनती है? और आजकल के दौर में हम देखते हैं जिस तरह अभी फ़हीम अख्तर साहब ने अपने तमहीद में बात की थी कि सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा कैमरा और एक मोबाइल हाथ में लेके सहाफ़ी बनने की कोशिश करता है। बेशुमार पेजेस है, इनको हम क्या कहते हैं काउंट ही नहीं कर सकते हैं, इतने ज़्यादा पेजेस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक्टिव हैं। क्या उन सबको हम सहाफ़ी कह सकते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा और यकीनन मैं सोच रहा था कि शायद ये सवाल आए ना आए और मुझे किसी जगह इसको ऐड करना पड़े। देखें,
आपने पहले जो सवाल की शुरुआत की, हम पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि अब जैसे आपने इंडियन मीडिया को देखा होगा, उनकी तहजीब को और उनके वो जो अंदाज बयां को आपने देखा होगा, तो पाकिस्तानी मीडिया किसी हद तक उसमें बहुत ज़्यादा मैच्योर है। फिर गिलगित बल्तिस्तान का मीडिया अगर बात करें तो हमेशा से हमने देखा है कि जो मेन स्ट्रीम के साथ है, जो सहाफ़ी जो गिलगित बल्तिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, गिलगित यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और प्रेस क्लब के साथ वाबस्ता है या किसी न किसी एसोसिएशन के साथ वाबस्ता है, उनकी तरफ से कभी ऐसी कोई ओछी हरकत या कोई इस तरह की फेक न्यूज़ कम ही आई है या ऐसी कोई सनसनीखेज़ी हमने कम ही देखी है। तो ये क्रेडिट जाता है गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों को। ताहम कुछ ऐसे अनासर यकीनन आए हैं। अभी चूँकि आज के दिन का टॉपिक जो इस साल रखा गया एआई के आने से काफ़ी फ़ायदे भी हैं, यकीनन टेक्नोलॉजी का दौर है तो उसके साथ चलना भी है, लेकिन एआई जनरेटेड फेक न्यूज़ बहुत आम हुआ है। और फिर ऐसे जो आप बता रहे थे कि ऐसे जो सोशल मीडिया के ख़ुद को बहुत बड़े सहाफ़ी गर्दानते हैं, वो फिर उसी जो फेक न्यूज़ है उसका सहारा लेते हुए इलाके के अंदर उस जो एक मुस्बित सहाफ़त है या तामीरी सहाफ़त है उसके ऊपर एक कलंक है। इस वक्त आप गिलगित बल्तिस्तान में पेजेस उठाकर देखें जिन्होंने अपने आप को सहाफ़ी करार दिया होता है और ख़ुद साख्ता, और मैं तो कहूँगा कि नाम नहाद जो है वो सोशल मीडिया के पेजेस जो हैं वो आप उनका अंदाज़ देखकर ही अंदाज़ा लगाएं, आप उनकी कॉपी पेस्ट की सलाहियत देखकर अंदाज़ा लगाएं कि वो किस लेवल के मतलब लोग हैं। तो ऐसे हैं, बदकिस्मती से हमारे गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ ऐसे हैं। मैंने एक और रेडियो चैनल को भी इंटरव्यू देते हुए कहा था कि यार ऐसे लोग जो इस शोबे के अंदर, अब इनको हम क्या कहें कि जिन्होंने देगर जितने मैच्योर्ड हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जो मेन स्ट्रीम के साथ हैं, जिन्होंने एक अरसा इस शोबे के साथ गुजारा है, वो भी अब सामने आते हुए डरते हैं कि इनकी वजह से हमारी कोई बेइज्जती ना हो। आपके अल्फाज से, आपके अंदाज से, आपकी गुफ्तगू से, आपकी पोस्ट जो आप लगाते हैं उससे आपके जहनी नेगेटिविटी का, सलाहियत का अंदाज़ा आम आवाम को हो जाता है, लेकिन जो बंदा ये हरकतें कर रहा होता है उसको शायद खुद ये एहसास नहीं होता। तो मेरा ख़्याल है कि उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि शायद उनका ये काम नहीं था, वो गलती से इस तरफ आए हैं। और एक और बदकिस्मती ये भी है वाजिद साहब कि फिर हमारा माशरा भी है, हमारे लोग भी हैं या हमारे व्यूअर्स हैं कि ऐसी चीज़ों को वो ज़्यादा पसंद करते हैं, मस्खरों को ज़्यादा पसंद करते हैं, शोखी बिगाड़ने वालों को ज़्यादा पसंद करते हैं या नेगेटिव बात करने वालों को वाह मिल जाती है। तो जो मैच्योर्ड सहाफ़ी है, जो इशूज़ पे बात करता है, जो मसाइल की निशानदेही करता है, जो सहाफ़त के उसूल और एथिक्स के अंदर रहकर बात करता है, तो वो एक ज़्यादा क्लिक नहीं करता। तो ये माशरती गिरावट का नतीजा है हमारा कि हम उसको सहाफ़ी अच्छा मानते हैं कि जो चीख चिल्लाकर बात करे, बदतमीज़ी करे, शोर शराबा करे और अपने आप को जो है वो खुद साख्ता पूरे गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा सहाफ़ी माने, तो उसको अवाम पजीराई जब देती है या उसको लोग जो हैं वो एक तो हमारे लोग कमेंट सेक्शंस में, खासकर डिजिटल मीडिया की बात करूं, तो उनको शेयर देते हैं। जब वो शेयर उनको मिल जाती है और उनकी लोग जो है वो फॉलोइंग करते हैं, तो फिर वो समझते हैं कि शायद हम कुछ बने, और वो फिर ऐसे में ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि जो एक आम सहाफ़ी करते हुए 100 बार सोचेगा। बिल्कुल। फ़हीम अख्तर साहब, आप इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए क्या कहेंगे सर कि हम एक असल ख़बर या जो असल हक़ाइक़ है उनको हम कैसे परखें कि जो फेक न्यूज़ है या जो इस तरह के खुद साख्ता या इदारों के अंदर आपस में लोगों को आपस में लगाने की कोशिश की जाती है, और जिस तरह ताहिर राना साहब ने कहा है कि और लोग भी इस चीज़ को पसंद करते हैं, मेच्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे माशरे के अंदर, तो कैसे इस चीज़ को परखें और इस चीज़ को आगे करें? वाजिद साहब, सहाफ़त के हवाले से हमेशा कहा जाता है कि सहाफ़त बुनियादी तौर पे माशरे का आईना है। बदकिस्मती से जिस तरीके से ताहिर राना साहब ने कहा कि हमारे माशरे में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सहाफ़त में रिफ्लेक्शन होती है। जी हाँ। तो हमारे सहाफ़त के अंदर लोग हमसे मतलब मजमूई तौर पे अगर व्यूज़ की बात करें, जिस तरह राना साहब ने कहा, तो लोग उसी तरीके की चीज़ों को पसंद करते हैं जिसका सहाफ़त के साथ तो कोई ताल्लुक भी नहीं बनता है। और मैं बहुत सारे लोगों को सीधे मुंह में ये कह के यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं उनको सहाफ़ी नहीं मानता हूँ।
मेरा उनसे इख्तलाफ नहीं है, आप किसी भी शोबे में अपना नाम कमा सकते हैं, और लाजमी है कि अपने ये मस्खरापन ना कि आप मीडिया में आके अपने आप को सहाफ़ी बना के आप आ जाएं। यहाँ पे अब ताहिर राना साहब हों या हमारे जितने सहाफ़ी हैं, उनकी अकलौती ही जो इस माशरे के अंदर उनकी पहचान है वो सहाफ़त है। जी हाँ, बिल्कुल। आपको भी ज़ाती तौर पे माशरे में अगर कोई फ़र्क जानता है तो बतौर रेडियो पाकिस्तान से आपकी एसोसिएशन की बुनियाद पे चाहते हैं। भाई ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे आप ठेकेदार बनो, वहाँ पे मस्जिद के रखवाले बन जाओ, वहाँ पे पता नहीं कोई और कौमियत के रखवाले बन जाओ, यहाँ पे आप सहाफ़ी आके बन जाओ। तो हमारे सोसाइटी को भी इस पे अपना किरदार अदा करना चाहिए, ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करे। पहचान होनी जब चाहिए। तक ऐसे लोगों की माशरे की जानिब से हौसला शिकनी नहीं होगी तो ये माशरे के लिए हमारे लिए उतना ही अजाब बनते जाएंगे। इसकी थोड़ी सी मिसाल आप जो इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो मीडिया वार चल रही है उसमें आप देखें, ये कहते हुए हम भी बड़ी हैरत के साथ ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया ने बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, और जो बंदा जितना जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा हमेशा मोरल वैल्यूज उसकी ज़्यादा होती है। इंडियन जितने मीडिया चैनल्स हैं, स्पेशली उनका जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उन्होंने चीखने चिल्लाने की एक रवायत डाल के पूरी दुनिया को अपना तमाशा दिखा दिया। तो गिलगित बल्तिस्तान में भी हम ये चाहते हैं कि ये तमाशा दिखवाने वाला सीन बंद करो, मालूमात तक रसाई और हर चीज़ वेरीफाइड पहुँचा दो। और इस पे हुकूमत का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। मालूमात तक रसाई का जो कानून है वो भी अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में मंजूर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हम जैसे सहाफ़ियों को भी मालूमात तक रसाई करने में मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी यकीनन। तो ताहिर राना साहब, आप क्या समझते हैं कि इसमें फिर जाहिर है आप जैसे जिस तरह आपका इदारा है, प्रेस क्लब है और यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, कि वहाँ सहाफ़ियों की जिम्मेदारियों के हवाले से उनको ट्रेन किया जाए जो नए सहाफ़ी इस फील्ड के अंदर आते हैं, और साथ साथ कि ये चीज़ एक लाइन ड्रा हो कि कौन सहाफ़ी है कौन नहीं है, तो इसमें आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए वाजिद साहब, इस हवाले से माजी में हमारी साबिक़ा बीना ने भी कई दफ़ा प्रेस क्लब में ऐसे कैपेसिटी बिल्डिंग के वर्कशॉप्स का इनेकाद किया और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का इनेकाद किया, जिसमें सहाफ़ियों को एथिकल वैल्यूज़ के हवाले से और जो सहाफ़ी उसूल और ज़ाब्ते हैं उनके हवाले से तरबियत फराहम की। और हमारे आलमोस्ट तकरीबन कोई 40-50 जो बनते हैं हमारे गिलगित यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और प्रेस क्लब के साथ वाबस्ता, उनको काफ़ी दफ़ा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजारा गया है। न सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजारा गया है बल्कि उनके एक्सपोजर विजिट्स का अहतमाम किया गया है और किसी हद तक वहाँ पे चीज़ें कंट्रोल में। अब जो आपने बात की कि ऐसे लोगों की कैसे निशानदेही की जाए, तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जो इदारे हैं वो मुतल्लिका फोरम्स के साथ ज़ाहिर है आपकी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है इसमें। उस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ इश्तहारात तक महदूद रहे, और मीडिया हाउसेस की भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, मीडिया हाउसेस की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो न सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का इनेकाद करें, प्रेस क्लब के साथ राब्ते में रहें, कोऑर्डिनेशन रखें, और फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जैसा कि फ़हीम अख्तर साहब ने दुरुस्त बात कही कि एक इदारा है जो सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए ही है, तो आप अगर उसको एडवर्टीज़मेंट के इस काम से बाहर निकाल कर देखें तो वो डिपार्टमेंट पॉलिसीज़ बनाने, सहाफ़ियों के जो ज़ेर इल्तवा जो मसाइल हैं, जो कानून साजी है उसके अंदर जो समरी पुट अप करने और दीगर चीज़ों में अपना किरदार अदा करें। फिर जो आपने सवाल किया कि किस तरह से हम उनको निशानदेही कर सकते हैं, और तो उसके लिए आपको आसान हल ये है कि आप कोई भी इदारा है गिलगित बल्तिस्तान का, सरकारी है, प्राइवेट सेक्टर में, वो उन फोरम से रब्ता करें तो उनको वहाँ से लिस्ट मिल जाएगी कि कौन क्या है, किसकी कहाँ पे क्या हैसियत में वो अपना काम कर रहा है। अभी मैं एक ज़रूरत ज़रूर महसूस कर रहा हूँ, और मैंने एक दो मौक़ों पर ये बात भी की कि डिजिटल मीडिया एसोसिएशन जो है वो अभी तक नहीं बनी है, और डिजिटल मीडिया पॉलिसी का भी फ़हीम अख्तर साहब ने जिक्र किया। यकीनन सूबाई हुकूमत ने अगर इसको कैबिनेट से पास किया है तो उसको असेंबली से भी होना चाहिए, और ये अमली तौर पर भी काबिल अमल होना चाहिए थ्रू जो डिपार्टमेंट है इसका, उसके ज़रिए। और इसी में डिजिटल मीडिया एसोसिएशन की ज़रूरत क्यों है, ताकि उन लोगों को भी किसी न किसी तरह आप उस शेल्टर के अंदर लाएं जो इस वक्त दो फोरम से बाहर हैं। कुछ ऐसे बड़े अच्छे नाम हैं जो डिजिटल मीडिया के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी किसी जगह नुमाइंदगी नहीं है। तो ऐसे साथियों के लिए हम एक एसोसिएशन बनाएंगे ताकि हम वहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट करके
लोगों को लेके आए ताकि हर बंदा जो है अपने आप को साथी ना। यकीनन आपकी बहुत अच्छे इरादे हैं और नेक ख्वाहिशात है, और यकीनन हमारी नेक ख्वाहिशात भी आपके साथ है इसमें। आप का जो रोल है उस हवाले से ताहिर राना साहब। वाजिद साहब देखें, इंडियन मीडिया को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि जब जंग हो जाएगी और वहाँ पे उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के जवान, उन्हीं के लोग, जब आप आज देखें कि बदकिस्मती से दुनिया भर में जहाँ जंग हो रही है और ख़ास तौर पे बात की जाए फ़लस्तीन की, वहाँ किस तरह की सूरत हाल है, तो इनको इस बात का एहसास नहीं है कि कल अगर जंग हो जाती है तो कोई एक तरफ का नुकसान नहीं होना, बल्कि दोनों तरफ कीमती इंसानी जानों का ज़िया होना है। और जंग किसी भी सूरत, कोई भी महज़ब माशरा जो है वो जंग को एक अच्छा काम तस्वुर नहीं करता। लेकिन बदकिस्मती से इंडियन मीडिया में इमेच्योरिटी की इतनी इंतहा है कि जिस दिन ये सिलसिला शुरू हुआ, मोदी सरकार ने जिस तरह की एक अपनी लाइन और लेंथ, और इनकी शुरू से यही रही है, यही वतीरा रहा है जबरदस्ती जंग कि थोपने की ये कोशिश की गई। हमेशा जब भी इनके अपने मामलात ख़राब होने लगते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसाइल खड़े करके आवाम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में वो पाकिस्तान को ही, चूँकि हमारा ये हरीफ है, दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान का, और शुरू से रहा है और शुरू से मुखालफत करता रहा है, हर हवाले से हर मुआहदे में तंग करता रहा है, तो ऐसे में मीडिया का भी बड़ा अजीब व गरीब रोल रहा है। जब ये बात शुरू हुई तो कुछ दोस्तों ने कहा कि जंग छिड़ तो नहीं गई है। जब मीडिया में देखते हैं तो मीडिया के जो सहाफ़ी हैं वो ऐसा लगता है कि आस्तीनें चढ़ाकर खुद बॉर्डर पे खड़े हों। दूसरी तरफ हमारी तरफ जो पाकिस्तानी मीडिया है या पाकिस्तानी जो मौक़िफ़ था और शुरू से एक स्टांस रहा कि उन्होंने सिर्फ निशानदेही की कि आपके इलाके के अंदर एक वाक़या हुआ, ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में बहुत होते रहे और उनमें आपके शवाहिद मिलते रहे, आपके लोग यहाँ पकड़े जाते रहे। इसके बावजूद भी इस तरह की ज़बान पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से इस्तेमाल नहीं की गई, जबकि दूसरी तरफ ये वाक़या जो कश्मीर के अंदर हुआ और उस इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, उस पे पाकिस्तानी मीडिया ने उनको उनकी गलती की निशानदेही भी की और फिर मसले को एक समझदारी का मुज़ाहरा का, तो ख़ास तौर पर हमारी हुकूमत हो या दीगर इदारे हों, लेकिन इस बात को भी मैंने देखा है कि टॉक शोज़ में हमारे लोगों को बुलाते हैं, फिर इंतहाई बदतमीज़ी करते हैं। किसी भी माशरे के अंदर अगर आप लोगों की इखलाकी तसीक करते हैं और अगर आप उनकी कोई तहज़ीब को देखना चाहते हैं तो उनके गुफ्तगू के अंदाज़ को ज़रूर देखें, उससे ही आपको उनके अज़ाइम का अंदाज़ा होगा। और मैं यहाँ जो भारत के अंदर या इंडिया के अंदर जो मुसलमान रहते हैं, जो अपनी सफाइयाँ पेश करते रहते हैं, हर दूसरे दिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके बयानात आते हैं और वो अपनी वफ़ादारी का ऐलान करते रहे, जो गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, तो ये जो हुकूमत इस वक्त है तारीख़ में इंडिया के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनसे ज़्यादा बुरी हुकूमत कोई नहीं आई है। और आज के दौर में इंडिया के अंदर मुसलमान बहुत कसम पुरसी की हालत में। बिल्कुल फ़हीम अख्तर साहब, इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जिस तरह हम पाकिस्तान की और पाकिस्तानी मीडिया की जो ज़िम्मेदारी है उस हवाले से हमने बात की, पहलगाम वाक़ये के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने बाकायदा ये चैलेंज किया कि इंडिया इसको आज़ादाना तौर पर इसकी तहक़ीक़ात करे, लेकिन इंडिया इसके लिए तैयार नहीं है। ज़बरदस्ती एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश की और इसके ऊपर फिर उनका मीडिया का जो नेगेटिव रोल है, इसको आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, ताहिर राना साहब ने जिस तरीके से बताया कि बुनियादी तौर पे अगर हम इस पूरे सिनेरियो को हम दोबारा रिवाइज करके देखें तो एक तो आपके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन साबित हो रहा है पूरा का पूरा, क्योंकि आपके इतने महदूद टाइम के अंदर आपने सारा मलबा पाकिस्तान पे गिरा दिया है कि कोई भी दुनिया का किसी भी थर्ड पर्सन को या थर्ड पार्टी को लाके आप बिठाएंगे तो ये बात उसके लिए हजम करना मुश्किल होगी। अब मसला ये है कि इंडिया के अंदर इस वक्त उनका जो नेशनल मीडिया है, स्पेशली उनके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स हैं, वो अवाम के माउथ पीस बनने की बजाय हुकूमत के माउथ पीस बने हुए हैं। और दोबारा बदकिस्मती ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान की तारीख की ऐसी बदतरीन हुकूमत आई है जो फाशिज्म के ऊपर बिलीफ रखती है और उनका जो हिंदुत्व का कंसेप्ट है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए ही एक ज़हर कातिल बना हुआ है। अगर बीजेपी और उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये बिहेवियर देखा जाए तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लिए कोई और किसी और दुश्मन की जरूरत भी नहीं है इस वक्त। तो ये सूरत हाल इंतहाई
پریشان کن اور اس لیے تشویشناک ہے بالکل تشویشناک اس لیے ہے، بلکہ میں نے آج دن کو فیس بک پہ بھی ایک میں نے پوسٹ کیا تھا پوسٹ میں نے کیا تھا کہ آزادی صحافت کا ہم دن منا رہے ہیں، اور بھارت میں ہمارے عبد پروین کا بھی انسٹاگرام اکاؤنٹ بن گیا ہے، ہمارے یوٹیوبرس کے بھی اکاؤنٹس بن گئے ہیں، ہمارا فیس بک والوں کے بھی اکاؤنٹس بن گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی بیانیے کی جیت ہے۔ یہ صرف پاکستان کی لاہور کی جو ٹیم ہے اس کا بھی اکاؤنٹ بند کر دیا ہے، بیچاروں کو ادھر جیت نہیں مل رہی، ادھر ان کا اکاؤنٹ بن گیا ہے، یہ کون سے فوجی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اظہار رائے کی آزادی کے جو دن ہے، پریس فریڈم ڈے ہے، اس میں بھارت کی جانب سے یہ والے رویے سامنے آنا انتہائی تشویشناک ہے بھارت کے لیے، کیونکہ 98 کروڑ ووٹرز اور 1.5 ارب کی آبادی کے ساتھ وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد کو آپ مائنس نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پہ دیگر جو اقوام ہیں، دیگر مذاہب ہیں، ان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں آپ کو لے دے کے ایک تکثیری سماج کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ ہمیشہ سے جب سے آپ کی گورنمنٹ بنی ہے پچھلے 10 سالوں سے آپ اس کو نیویگیٹ کرتے جا رہے ہیں، اس کے خلاف ایک طرفہ بلیک اینڈ وائٹ کنسپٹ لے کے آتے رہے ہیں، اور کشمیر کے واقعے پہ ہمیشہ پورا انڈین میڈیا یہ بھول جاتا ہے کشمیر اس وقت بھی ڈسپیوٹڈ ریجن ہے، صرف مسلمانوں اور ہندوؤں کی جنگ نہیں ہے یہ، وہاں پہ پاکستان اور انڈیا کی بھی جنگ ہے، کشمیر کی اپنی بھی جنگ ہے، اور جو وہ خود بھی لڑتا رہا ہے ابھی تک۔ تو انڈین سارا میڈیا اس چیز کو نیویگیٹ کر کے ایک پروپیگیشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بار بار منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ تمہارے حساب سے ان کو تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن ان سے ہونا اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپس میں بھی یہی کرتے ہیں۔ جی ہاں بالکل صحیح بات۔ بہت شکریہ، بہت زبردست، بہت اچھی گفتگو کی آپ دونوں مہمانوں نے، لیکن اسٹوڈیو چھوڑنے سے پہلے، جانے سے پہلے مختصراً پیغام آپ دونوں سے ہم لیں گے کہ آج کے دن کے حوالے سے طاہر رانا صاحب۔ واجد صاحب، آج کے دن کی مناسبت سے میں ان تمام صحافیوں کو، پیشہ ور صحافیوں کو ایک تو سلام خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو اس شعبے کے تقدس کو بحال رکھنے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان تمام پیشہ ور صحافیوں کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس شعبے کے تقدس کو بحال رکھنے میں قربانیاں دی ہیں، اور ان تمام صحافی دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم گلگت بلتستان کے خاص طور پر صحافی حضرات جتنے بھی ہیں، ہم اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، یہاں کے عوام کے حقوق کی آواز بننے کے لیے، اور یہاں کے مسائل کو حکام بالا تک پہنچانے کے لیے اس شعبے کے اندر ہیں۔ ہم اپنے کسی بھی قسم کے اگر ہمارے تعصبات ہیں، ہمارے اگر کوئی کنیکشنز ہیں، تو ان سے بالا تر ہو کر، ہمیں ان بائسڈ ہو کر علاقے کے اندر مثبت اور تعمیری صحافت کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ یقیناً ایسا ہی ہوگا، اور ہمارے دوستوں میں یہ رجحان بھی ہے، اور یہ ایک اچھی بات ہے، کوششیں بھی جاری ہے۔ جی بہت شکریہ۔ تو بھائی مختار صاحب، آپ کیا کہیں گے جاتے جاتے؟ میں گلگت بلتستان کے عوام سے خصوصی طور پہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وفاقی حکومت پاکستان گلگت بلتستان کی انہی عوام کے نام پہ 140 ارب روپے گلگت بلتستان کو سالانہ دے رہا ہے۔ اگر میں بطور میڈیا ان فنڈز کا میں پیچھا نہیں کرتا ہوں، ان کی پائیدار ترقی میں استعمال کو میں سامنے نہیں لاتا ہوں، گلگت بلتستان کے امن کو میں سامنے نہیں لاتا ہوں، گلگت بلتستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کو میں فروغ نہیں دیتا ہوں، گلگت بلتستان میں کسی بھی قسم کی مس ہیپ کو میں سپورٹ کرتا ہوں، تو آپ بھی اس صحافت کے خلاف بھی کھڑے ہو جائے، اور ان عناصر کے بھی خلاف کھڑے ہو جائے جو صحافت کی آڑ میں اپنے کچھ ذاتی مقاصد کے لیے سامنے آتے ہیں۔ جی بہت شکریہ طاہر رانا صاحب آپ کا، اور فہیم اختر صاحب آپ کا، اپنے قیمتی وقت سے کچھ ٹائم ہمارے لیے نکالا، اور آج کے دن کے حوالے سے آپ لوگوں نے صراحت سے گفتگو کی۔ ایک دفعہ پھر آپ دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ میں اپنے سامعین سے اجازت طلب کرتا ہوں۔